यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिन प्रकार से जितनी योजनाओं को चालू किया है, पहली बार आप अंदाजा लगाइए किसान सम्मान निधि देना, ये किसानों के लिए सीमा पे जवान और खेतों में किसान दोनों को बराबर निगाह से देखने का काम अगर किसी ने किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जनता ने इसी आधार पर 60 साल बाद तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री को दिल्ली की कुर्सी पर बिठाया, तो गठबंधन की सरकार बनी। और यहाँ उसी प्रकार से जनता को ये योजना भी पसंद आ रही है, जिसके भरोसे से भविष्य में किसान सम्मान निधि की योजना को अभी जो सालाना 6,000 के हिसाब से राज्य सरकार द्वारा भी जो रुपये 59,93,000 किसानों को 7,134 करोड़ रुपए जो दिए, इसमें अभी इस घोषणा पत्र के माध्यम से 6,000 की राशि अतिरिक्त रूप से देने का भी इसी घोषणा पत्र में इसका आह्वान है। साथ ही साथ लाड़की बहना योजना में हमारे यहाँ तो अभी 1250 दे रहे हैं, 1,000 से हमने योजना चालू की। लेकिन मैं जवाबदारी से कहना चाहूँगा कि छोटी बात यहाँ पे की गई, हमारे यहाँ प्रकरण भी दर्ज हुए कि हमने कोई योजना बंद कर दी, चुनाव के बाद हमने योजना बंद नहीं की, बल्कि उसको राशि बढ़ा दी। 1,000 के बजाय 1250 हम देते हैं। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र की सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि बीच में 2.5 साल यूपी सरकार के पहले आघाड़ी सरकार ने समय बिगाड़ा, उसकी राशि को भी कंपनसेट करते हुए 1,500 रुपये महीना देने की लगातार राशि जारी रखी है। और नए घोषणा पत्र के हिसाब से 2,100 रुपये महीना देने की बात कही। सरकार बनते ही हमारी बहनों के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए 2,100 रुपये महीना दी जाएगी। मुझे इस बात का भी आनंद है, मुफ्त बलिराजा बिजली योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली 44 लाख किसानों को राज्य सरकार द्वारा महायुति की सरकार बनने पर 5 साल के लिए सरकार बिजली का पूरा बिल भरेगी। प्राकृतिक आपदाओं में भी किसानों को 15,000 करोड़ से ज़्यादा की मदद हमारी राज्य सरकार ने माननीय एकनाथ शिंदे जी की सरकार के माध्यम से, देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से जनता के बीच में राशि पहुंची है। 1 रुपये में फसल बीमा योजना के आधार पर 1,70,00,000 किसानों का सहभाग और अब तक 5,081 करोड़ की राशि के वितरण भी इस बीमे के माध्यम से सरकार द्वारा किए जा चुके। सालाना 8 लाख तक उत्पन्न करने वाले ओबीसी ईडब्ल्यू कैटेगरी के परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, खास करके ये जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर, फार्मेसी आदि सभी उच्च शिक्षा SC ST को पहले से दे रहे थे, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को ये जोड़ करके सरकार ने अपनी घोषणा पत्र में जो बात कही भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, इसका लाभ हमारे अपने भविष्य में महाराष्ट्र के हमारे बाकी इस कैटेगरी के परिवारों को मिलेगा। गरीबों को 3 सिलेंडर मुफ्त और मध्य प्रदेश भोपाल महिलाओं को स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों में आधा किराया, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण में 18 से 25 वर्ष के आयु समूह को उद्योगों के लिए, महिलाओं में 12 महीने में जो 12वीं तक के बच्चे हैं उनके लिए 6,000 रुपये महीना, ITI और डिप्लोमाधारी को 8,000, ग्रेजुएट उम्मीदवारों को 10,000 रुपया स्टाइपेंड देने की भी बात, 10 लाख तक युवाओं को जो लक्ष्य रखा है। वाकई ये तो इतनी बड़ी बात है जिस आधार पर अभी हमारे लिए भी मध्य प्रदेश को सीखना लायक बाकी है। ओबीसी के लिए 3 साल में मोदी सरकार ने 3 साल में 10 लाख घर बनाने का निर्णय किया और 12,000 करोड़ का प्रावधान करने की बात कही है। इसमें 2.5 करोड़ लाभार्थियों को 375 करोड़ की पहली किस्त भी इसमें जारी कर दी गई है। ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं बता सकता हूँ, लेकिन समय की थोड़ी सीमा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमारी सरकारों ने अपने अपने स्तर पर हमारी जन हितैषी योजना के बलबूते पर मध्य प्रदेश में, गुजरात में हमारी लगातार 5-5 बार सरकारें बनी। बीच में गलती से 1.5 साल की सरकार बनी थी और वो धराशायी हुई थी। सरकार के द्वारा किए जाने, क्योंकि मुझे अपने यहाँ भी एक कार्यक्रम में जाना, आपने संजय राउत के खिलाफ आपको चुनाव जीतने के लिए आपको लाडली बहना ये योजना महत्वपूर्ण लगती है, कटेंगे या बटेंगे का मुद्दा महत्वपूर्ण? देखिए, हमने अभी इस लाडली बहना के बाद में आपके 2 प्रश्नों पर एक क्या दूँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे से कहा है, अतीत के समय जितने समय हम अपने एक रहे सेफ रहे, तो ये भारतीय संस्कृति बची है। जैसे इकबाल ने कहा कि कुछ बातें हस्ती मिटती नहीं, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए, लेकिन भारतीय संस्कृति बची। तो हमारी जो मूल तासीर है उसको बचाए रखना है, इसलिए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसी भाव को समझ। एक आखिरी सवाल आखिरी कौन सा? एक आखिरी सवाल आपने सर,
आपने संजय राउत के खिलाफ एक केस दर्ज किया था, सुनिए साहब। अरे आपने अरे भैया तुम्हारी होगी कितनी बात दूसरों को एक सवाल तो पूछने दीजिए, एक मिनट आगे को मौका आने दो। आपका सवाल है, आपके जैसा सवाल हो तो सुनिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हमारे बीच जिलाध्यक्ष माननीय शिरीष जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री वरिष्ठ नेता माननीय अरविंद मेनन जी, इस अवसर पर समस्त वरिष्ठ नेतागण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, चुनाव की बेला में आज मैं अपने तीसरी बार महाराष्ट्र के चुनाव के दरमियान प्रचार करने के लिए नागपुर और अलग अलग जिलों से धूलिया होते हुए आपके पास आया हूँ। हम सब जानते हैं कि चुनाव में, खासकर इस महाराष्ट्र चुनाव में, दो गठबंधन अपनी अपनी बात कहते हुए चुनाव की बेला में आए हैं। इसमें महायुति की तरफ से हमारे अपने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और उनके साथियों के साथ हम इस चुनाव बेला में आए हैं। जैसा कि हमको जानकारी है, लोकसभा चुनाव के साथ ही तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री ने जैसे ही सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद अपने लोक हितैषी निर्णयों को लागू करने का क्रम जारी रखा, उसी का परिणाम रहा कि तत्काल होने वाले हरियाणा चुनाव जैसे राज्य में भी हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से दोबारा बनी और एक नैरेटिव कांग्रेस ने जो झूठा पिछले चुनाव में भी बनाया था, हम सब जानते हैं कि उनके सारे दावे, उनकी बड़ी बड़ी बातें अंततः उनके आशाओं पे तुषारपात हुआ, उनकी आशाओं पे पानी फेरा है। और अब जब ये इस चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो इस चुनाव में भी ये बात बिल्कुल सही थी कि 2019 के चुनाव में शिवसेना और हमको मिलकर के ही यहाँ मैंडेट मिला था, लेकिन बेमेल गठबंधन बनाते हुए शिवसेना ने उद्धव ठाकरे जी के साथ मिलकर के कांग्रेस और बाकी लोगों के साथ जुड़े। मैं इस बात को जवाबदारी के साथ कहना चाहूँगा, बेमेल गठबंधन का परिणाम रहा कि उनकी सरकार टूटी। उस समय के जो योग्य लोग थे जिनने शिवसेना में सदैव भाजपा के समान विचारधारा की तरह अपनी भूमिका अदा की और अंततः चुनाव आयोग तक भी वो गए और श्रीमान एकनाथ शिंदे जी की पार्टी को महत्व मिला और उनके साथ ही आज सरकार ने लोक हितैषी कई निर्णय लागू करते हुए सरकार भी चलाई और जनता के बीच विश्वास जगाया कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महाराष्ट्र के किसी हितों को लेकर के कोई कष्ट नहीं आएगा। बीता समय खराब गया, वो हम सबकी जानकारी में है, लेकिन अब जब नए चुनाव के नए दौर में पहुंचे और कल सायंकाल इस समय तक तो चुनाव का प्रचार एक तरह से समाप्त हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से जब हम अपने इस चुनाव के आखिरी दौर में आए हैं तो धीरे से चुनाव प्रचार के बाद अब बीच का एक दिन हमको 18 के सायं से लगा करके 20 तारीख की सुबह तक में हमारे अपने घोषणा पत्र के आधार पर जनता का मत बनाते हुए वोट देने की बात की तरफ हम बढ़ेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता की जो सबसे ज्यादा जिस योजना की बात चली है वो योजना हमारे मध्य प्रदेश से आई है, जिसको हमारे यहाँ लाडली बहन योजना कहते हैं। यहाँ लाड़की योजना के माध्यम से एक तरह से हमारे विरोधियों की भाषा में ये गेम चेंजर योजना हो रही है। हम तो नहीं कह रहे, हमने तो कहा कि जहाँ भी हमारी सरकार है हमने नारी सशक्तिकरण की दिशा में ठोस निर्णय किए और जो राम मुस्कुरा रहे हैं, जब तक मथुरा के कन्हैया ना मुस्कुराए हमें शांत बैठना नहीं है। अब श्री राम के बाद श्री कृष्ण के मार्ग पे चलना है। क्या फिर से देश में बनाएंगे मंदिर जैसा कोई आंदोलन के संकेत है? हमने उस दिन भी कहा था, आज भी कहा, अभी भी बोल रहा है कि अगर कोर्ट में मामला चाराधीन है, भगवान राम के मंदिर का निराकरण हुआ, आने वाले समय भगवान कृष्ण का निराकरण होगा, तो धूमधाम से मुस्कुराएंगे, इसमें क्या है? आपके भाषण में सीएम के चेहरे को लेके भाजपा की क्या रणनीति है या क्या सोच है? हमारी युति ने बहुत स्पष्ट अपनी बात रखी, इसमें कुछ छुपावा नहीं। ये तो उनकी साइड से पूछो, कौन डिसाइड करेगा? जो झगड़े हो रहे हैं गाड़ी में, हमारे पास उसका कोई विचार नहीं। दिल्ली में सनातन बोर्ड की मांग काफी जोर पकड़ रही है। दिल्ली में सनातन बोर्ड की मांग काफी जोर पकड़ रही है, तो उस बारे में क्या? सनातन की बात में तकलीफ किसको है? जिनको है वो जाने। सनातन धर्म का मतलब ही है सभी धर्मों को साथ लेके चलने का भाव, सबको साथ लेके चलते हुए सबको अपनी पूजा पद्धति की आजादी देना। तो इस देश का सनातन धर्म सच्चे अर्थों में मानवता का धर्म।
अब ये किसी को अधर्म लगता तो वो जाने, हम तो कभी भी बोलते हैं। आपने जब शपथ ली थी तो आपने कहा था कि जो लाडली बहन योजना की राशि है वो 1,000 रुपए से बढ़ाई जाएगी। जो हमने लेकिन कहा था लागू किया है, सुनिए, इसके हमने पूरा 1250 किया। सवाल अभी हमारी पूरा तो सुनो होने भाई, दीजिए। सवाल तो पूरा होने हो गया, दीजिए। तेरे मालूम आप क्या बोल रहे अरे हैं। पूरा 5 सुनने साल की दीजिए सवाल। सरकार में 3,000 तक हम करेंगे, उस बात पे हम कायम है। तो लगातार हमारी ग्रोथ रेट इस प्रकार से चलती जाएगी, पूरे 5 साल में 3,000 का महीने से ऊपर देंगे। सवाल पूरा तो होने दीजिए। मेरा सवाल ये है कि आपने जब सीएम हुए थे तब कहा था कि 1,000 रुपए आप बढ़ाएंगे, लेकिन आप बढ़ा नहीं पाए। अभी महाराष्ट्र की भी सरकार अरे भाई कैसे नहीं बढ़ा पाए? तो होने दीजिए। ये आप ये सवाल थोड़ी कर रहे हैं, आप तो विवाद कर रहे हैं। ऐसा विवाद सवाल तो थोड़ा जो ही- हो गया पूरा कि आपने कहा राशि बढ़ाने की बात मैंने कहा है कि 1,000 की 1250 कर दी, हमारे घोषणा पत्र में 3,000 तक ले जाने का, और अभी हमारी 5 साल की सरकार की तो 11 महीने हुए तो 3,000 तक पहुंचाएंगे। आप किसी का एजेंडा लेके बात करोगे तो मैं कुछ नहीं ऐसा करूंगा। थोड़ा ही और ये आप लोग क्या बात करें? सवाल पूरा होने से पहले आप एजेंडा दूसरे के से लिए प्रश्न सुनाइए। आपने आप- खेद व्यक्त किया आपके भाषण में। मैं जब यहाँ पे आया हूँ नहीं, आपकी बात तो हुई, दूसरा प्रश्न। एयरपोर्ट के ऊपर, दूसरा। तो मुझे औरंगाबाद ये नाम खटकता है। ये मैं सहमत हूँ, संभाजी नगर नाम अगर है तो संभाजी नगर नाम होना ही चाहिए। मुझे इस बात का गर्व है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति संभाजी ने जो अपना जीवन दिया देश धर्म के लिए, वो आदर्श है। और ऐसे में स्वाभाविक रूप से ये बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है इसकी बहुत विलम्ब हुआ। चुनाव जीत मैं समझ सकता हूँ कि मुझे दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था लोकसभा चुनाव के तक थी, और अब 4थी अर्थव्यवस्था के समाचारों में आ रहा है कि हम जापान को पीछे छोड़ करके हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री और डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी, और हम मान के चलेंगे कि क्या क्षेत्र के विकास के लिए, और वैसे भी FDI फाइनेंस जो हमारे FDI में महाराष्ट्र वैसे ही देश में बहुत आगे, और महाराष्ट्र जो पूरे देश के लिए आर्थिक मॉडल के लिए एक वैसे ही स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता। अब यहाँ के कई सारे हाईवे तो मैं बता ही दूंगा, तो आपको तो पहले से मालूम है, नागपुर मुंबई जोड़ने वाला 700 किलोमीटर का समृद्धि एक्सप्रेस का पूरा होना ये अंतिम चरण में थोड़ा ही काम बाकी। जैसे ही चालू होगा तो उत्तर महाराष्ट्र मराठवाड़ा विदर्भ के 10 जिलों को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे 55,000 करोड़ का प्रकल्प है। मुंबई में बना अटल सेतु सबसे लंबा समुद्री पुल। ये सारी बातें कांग्रेस या उनके साथ वालों के समय पहले हो सकती थी, लेकिन उन्होंने पसंद नहीं की, क्योंकि वो महाराष्ट्र का या देश के विकास के मामले में उनका मॉडल केवल झूठ बोलने वाला है, आपस में लड़ाने वाला है, और बदला कर सरकार बना करके लंबा समय बिगाड़ा। आज समय इस बात का है कि हम दुनिया के सामने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और आबादी की दिशा में भी दुनिया का सबसे बड़ा देश हमारा हुआ है। ऐसे में दुनिया का सबसे युवा देश भी, तो एक प्रगतिशील केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला चलने के लिए महाराष्ट्र की सरकार तैयार है। इसी बात का आह्वान करने के लिए मैं आज यहाँ आया था। मुझे इस बात का संतोष है, लगातार जो मैं घूम रहा हूँ हर जगह रिस्पांस बहुत अच्छा है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने महायुति की सरकार के माध्यम से हम सब यहाँ महाराष्ट्र को बनाने जा रहे हैं। और आप सबसे मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से, मेरी यही बातों के आधार पर आप अपनी बात नीचे तक पहुँचाएंगे। सारी बातें जनता समझ चुकी है, और इसी कारण से अब ये मन बना है कि महाराष्ट्र में पुनः एक बार महायुति की सरकार बनेगी। इसके पहले झारखंड भी मेरे दौरे हुए, ये दोनों राज्य सरकारों हमारे जितने उपचुनाव हुए, 2 उपचुनाव हमारे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, राजस्थान या कई राज्यों में उपचुनाव चल रहे हैं। सभी दूर जो माहौल बना माननीय मोदी जी की तीसरी सरकार बनने के बाद विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और जनता का पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी। ये लाडली बहना साल में आपने कितने हफ्ते दिए हैं बहनों को? नंबर 1, नंबर 2, ये हफ्ते देने के बाद आपकी अर्थव्यवस्था क्या होता है, महीने में देते हैं। किस साल में हाँ, हमारी 11वीं हमारी सरकार बने को 11 महीने हुए हैं। 11 ही महीने में हमने बराबर उनको पैसे दिए, और 10 तारीख से पहले दिए। ये पैसा देने के बाद आपकी अर्थव्यवस्था पर जो इफेक्ट हो रहा है उसको बचाने के लिए या विकास जारी रखने के लिए आप क्या करें? देखिए, हमने हमारी वित्त व्यवस्था में इस बात का पर्याप्त प्रावधान किया है। लाडली बहनों को देने से कोई हमारा नुकसान नहीं होता, उल्टे हमारे यहाँ हमारी, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 2004-05 में सरकार हमारी बनी थी 3-4 में, तब कुल राज्य सरकार का बजट था 20,000 करोड़ से कम था 30 साल के।
अभी हमारी सरकार बनी उसके पहले माननीय शिवराज सिंह चौहान का बजट था 3.25 लाख करोड़। जब हमने सरकार बनी तो हमारा बना 3.5 लाख करोड़ का, और हमने टारगेट किया कि 5 साल में 7 लाख करोड़ तक हम ले जाएंगे। तो कम से 15 से 17% हर साल बढ़ रहा है। और आज हमारे पास में वित्तीय व्यवस्था की तरलता इतनी अच्छी है कि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति जो आज 2003 में 7,500 रुपये थी, आज की स्थिति में 1,45,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। ये मध्य प्रदेश का डाटा है। इसमें हम नहीं करे नीति आयोग तक इस मामले में पूरे देश और दुनिया के सामने एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट आज हमारी 25% से ऊपर जा रही है। 21% हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ जा रहा है। सभी प्रकार के 24 घंटे बिजली, लैंड बैंक, इंडस्ट्री का क्षेत्र से लगा करके सभी क्षेत्रों में सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि हमको सरकार की योजना के माध्यम से जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है माता बहनों और यशस्वी प्रधानमंत्री आगे बढ़कर इसी का 33% का आरक्षण किया। आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा में 33% का आरक्षण देना और मध्य प्रदेश सरकार को और आगे 2 कदम आगे बढ़े। हमने हमारी सभी योजनाओं में सभी शासकीय नियुक्तियों में भर्ती के लिए 35% का आरक्षण लागू कर दिया। लाडली बहनों के लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा है। देश की संस्कृति की हमारे यहाँ माता प्रधान है, ऐसे में उसके लिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, उनको आगे बढ़ाते। यादव जी आपने अभी संबोधित करण्यासाठी मध्य प्रदेशचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव साहेब त्यांच्यासोबत बसलेले भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय मंत्री व मराठवाड्याचे या विधानसभेचे निवडणुकीचं संचालन करायला आलेले अरविंदजी मेनन, त्यांच्या बाजूला बसलेले जिल्ह्याचे सरचिटणीस दीपक ढाकणे, माझ्या बाजूला बसलेले जालिंदर शेळके। मी आदरणीय मैं यादव साहब को विनती करता हूं कि आप प्रेस को संबोधित करें। दत्ता भाऊ सांगा आलो दत्ता भाऊ बोला आलो समोर आले का पुढे